देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या बोलोमेट्री एनालिसिस बोलते हैं, जिसका यूजेस आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक जो चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए मैं इक्विवेलेंट को एक बार आपको पढ़ाता हूँ। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को काफ़ी बुकों में आप देखेंगे, आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। ये काफ़ी थोड़ा टफेस्ट पार्ट होता है समझने के लिए कि बैलेंस फैक्टर कैसे निकलता है। तो उसको मैंने एक सेपरेट पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताया है कि अगर इस तरह की कंडीशन है तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, ये कंडीशन है तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, आपको उसी तरीके से चलना है। ठीक है, तो आप सीधे चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम डालेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट देखिए, अब सबसे पहली कंडीशन आता है कि अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट एक्वस सॉल्यूशन में। किस में निकालना है भैया? एक्वस सॉल्यूशन में। तो पहला केस नंबर 1 डालेंगे हम लोग, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या कहता है कि अगर आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या निकालना है भैया? इक्विवेलेंट वेट। तो उसको मैं EW से लिखूंगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स in aqueous solution, in aqueous solution, in aqueous solution। ठीक, तो पहली बात यह याद रखिए कि अगर आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकालना है, वो भी किसका निकालना है? कंपाउंड का निकालना है एक्वस सॉल्यूशन में। तो अब हमको पता है कि जो कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एसिड होता है, बेस होता है या फिर सॉल्ट होता है। एसिड होता है, बेस होता है या फिर सॉल्ट होगा। तो सबसे पहले इन तीनों में लिख लेना, किसी भी कंपाउंड का हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है पर हमको रिएक्शन नहीं दी जानी चाहिए। क्या नहीं लिखी होनी चाहिए भैया? रिएक्शन। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना है, ये कॉन्सेप्ट तभी लगाना है कि जब आपकी रिएक्शन ना दी गई हो। रिएक्शन इज नॉट गिवन, रिएक्शन इज नॉट गिवन। ये कॉन्सेप्ट आपको कब यूज करना है? जब आपको रिएक्शन नहीं दी जाए। जब आपको रिएक्शन नहीं दी जाए, इस कॉन्सेप्ट को आपको तब यूज करना है। अगर रिएक्शन में आपको रिएक्शन दे दी है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। पहली बात ये याद रखना। तो अब हमारे पास अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या निकालना है भैया? आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो हम सबसे पहले अगर हमको एसिड का निकालना है, किसका निकालना है भैया? तो उसको मैं ई से लिखता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अगर हमको एसिड का निकालना है तो उसका फार्मूला लगाएंगे आप लोग, मोलेक्युलर वेट, मोलेक्युलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी। उसको किससे डिवाइड कर देना है आपको? सिंपल सा बेसिसिटी से डिवाइड कर देना है। तो अगर आपको एक कंपाउंड दिया जाए और वो कंपाउंड आपका अगर एसिड है, क्या है भैया? एसिड, और आपसे कह दिया जाए कि आप उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के दीजिए। क्या निकाल के दीजिए भैया? इक्विवेलेंट वेट निकाल के दीजिए। तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है कि उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट को बेसिसिटी से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए भैया? बेसिसिटी से। यहाँ तक लिखिए, पहला फार्मूला हो गया। अब आपके सामने एक समस्या आ गई कि बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी से डिवाइड तो कर देंगे पर बेसिसिटी होती क्या है? अब ये भी एक समस्या है कि बेसिसिटी क्या होती है। देखिए, तुम्हें बेसिसिटी को सबको पता है कि किसी भी कंपाउंड द्वारा कितने H+ दिए जा सकते हैं या कितने OH- लिए जा सकते हैं, वही उस मॉलिक्यूल की बेसिसिटी होती है। दोबारा सुनना, किसी भी एसिड के द्वारा गिवन यानी कि कितने वो H+ दे सकता है या कितने OH ले सकता है, वही उसकी बेसिसिटी कहलाती है। तो यहाँ मैं आपके लिए बेसिसिटी की डिफिनीशन लिख देता हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ये 10th की डिफिनीशन है लेकिन आप भी समझ लीजिएगा बेसिसिटी किसे कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ H+ गिवन, वो कितने H+ दे सकता है, या फिर दूसरी डिफिनीशन के अनुसार OH टेकन, कितने OH- ले सकता है पर मॉलिक्यूल। ये बात याद रखना, एक मॉलिक्यूल की बात होगी, पर मॉलिक्यूल। आपके सामने ये आ गई चीज कि हमारे पास अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसी कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन में, किसमें निकालना है? एक्वस सॉल्यूशन में।
और रिएक्शन नहीं दी। तो कंपाउंड हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एक एसिड होता है, एक बेस होता है और एक सॉल्ट होता है। अगर हमको एसिड की निकालना है तो उसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी। उसका क्या फार्मूला होता है भैया? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी। जैसे कि अगर मैं बात आपसे कुछ कंपाउंडों की करता हूँ, यहाँ तक लिखिए, इसके बाद मैं कुछ एसिड की इक्विवेलेंट वेट की बात करता हूँ। ठीक, यहाँ तक लिख लिया सबने? ओके। अब मान लीजिए, देखिए जैसे मैंने आपके सामने, इधर मैं लिखूंगा एसिड, इधर क्या लिख देंगे भैया हम लोग? एसिड की बात करेंगे। और इधर हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट वेट की। इसकी बात करेंगे भैया, इक्विवेलेंट वेट की बात इधर मैं करूंगा। तो अगर मैं बात करूं HCl की, किसकी बात करूं? HCl। और सबका मैं मोलिकुलर वेट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा। आप अलग अलग निकाल करके उसको डिवाइड करते रहिएगा। अब HCl का जो भी मोलिकुलर वेट होगा, मान लीजिए M है, उसको किससे डिवाइड करूंगा? HCl हमको पता है कितना H दे सकता है, 1 H दे सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं H2SO4 की, किसकी बात करूं? H2SO4 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मोलिकुलर वेट बाई 2, ये 2H प्लस दे सकता है। अगर हम बात करते हैं H3PO4 की, तो H3PO4 आपके कितने H दे सकता है? 3 दे सकता है, तो M/3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ H4P2O6, इनमें से सभी कंपाउंडों का आपको नाम पता होना चाहिए। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ये आपका फास्फोरिक एसिड है और इसको हाइपोफास्फोरिक एसिड बोलते हैं। तो इसके पास M इसका मोलिकुलर वेट मान लेते हैं और मान H प्लस H आपके पास 4 दिख रहा है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 इसके पास H दे सकता है। इसी तरह अगला कंपाउंड होता है H4P2O7, तो इसका मोलिकुलर वेट M मान लेते हैं और बेसिसिटी इसकी 4 होगी क्योंकि इसके पास 4 H है, तो ये 4H आपका दे सकता है। अगर मैं बात करूं इसी तरह आपका अगले कंपाउंड की, जैसे एसिटिक एसिड की बात की जाए, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला ये होता है, ये हमको पता है केवल एक ही H दे सकता है, तो यहाँ से हो जाएगा M/1। जितने भी कार्बोनिक एसिड, जितने भी आपके कार्बनिक कंपाउंड होते हैं वो केवल एक ही H आपका दे सकते हैं मैक्सिमम कंडीशनों में। जैसे आपका यहाँ तक लिखिए, फिर मैं अगले पेज में लिखता हूँ। तो ध्यान से देख लीजिए कैसे इक्विवेलेंट वेट मैं निकाल रहा हूँ। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट और उसमें प्रेजेंट H प्लस की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइड करने पे जो भी प्राप्त होगा उसी को इक्विवेलेंट वेट आप लोग बोलेंगे। लिख लीजिए यहाँ तक भैया, आप लोग लिख गया? ओके। इसके बाद आगे चलते हैं। मान लीजिए आपके सामने उसने फार्मिक एसिड लिख दिया, ये होता है फार्मिक एसिड का फार्मूला। तो इसका हो जाएगा M/1 इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा क्योंकि ये एक ही H दे सकता है। अगर उसने लिख दिया नाइट्रिक एसिड, ये लीजिए भैया, ये नाइट्रिक एसिड है तो ये आपका दे सकता है, एक H है तो एक ही H देगा। अगर मैं बात करता हूँ ऑक्जेलिक एसिड की, किसकी बात करता हूँ? एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड C2H2CO4, तो यहाँ से इसका इक्विवेलेंट वेट आपके सामने आ जाएगा M/2 क्योंकि इसके पास H की संख्या कितनी है? 2 है। ये होता है एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, इस बात को याद रखिए। और ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है H2C2O4.2H2O। अब अगर हमको इसका इक्विवेलेंट वेट निकलना है तो ये तो वाटर है, वाटर तो न्यूट्रल होता है ना, तो ये एसिड में ना बेस में, इसको किसी में कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये आपका एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड का पार्ट है, तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट M/2 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कार्बोनिक एसिड की, तो उसका हो जाएगा, फार्मूला होता है H2CO3 और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई नंबर ऑफ H प्लस। कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास कोई एसिड लिखा है, क्या लिखा है भैया? एसिड, उसमें जितने नंबर ऑफ H होंगे उसी को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना। एसिड में आपको 3 एक्सेप्शन केवल याद रखने हैं जो स्पेशल केस होते हैं। यहाँ तक आप लिखिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। स्पेशल केस और इनको लर्न कर लेना। जैसे आपके साथ वो लिख दे फास्फोरस एसिड, क्या लिखते हैं भैया? फास्फोरस एसिड। अब इसके पास H तो 3 प्रेजेंट है लेकिन इसका इक्विवेलेंट वेट होता है M/2 क्योंकि ये 2 ही H मैक्सिमम दे सकता है। अगर मैं बात करूँ हाइपोफास्फोरस एसिड की, तो फार्मूला होता है H3PO2 H3PO3। हाइपोफास्फोरस एसिड केवल एक ही H दे सकता है तो इसका फार्मूला होगा M/1। और इसी तरह एक बोरिक एसिड होता है H3BO3, बोरिक एसिड, ये भी केवल एक ही H दे सकता है तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा M/1। आपको याद रखना है पूरे एसिडों में से केवल 3 एक्सेप्शनल केस में जिसमें नंबर ऑफ H से डिवाइड नहीं करना। बाकी अगर कोई भी आपके सामने एसिड लिखा है तो उसको उसके मोलिकुलर वेट डिवाइड कर देना उसमें जितने H प्लस प्रेजेंट हों। केवल इन 3 केसों को छोड़ के इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना। ज़्यादातर सवाल यही से बनता है, फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड और बोरिक एसिड।
इन तीनों का इक्विवेलेंट ये होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम 2 ही दे सकता है, ये मैक्सिमम 1 H प्लस दे सकता है और ये मैक्सिमम 1 H प्लस दे सकता है। तो यहाँ तक आपकी बात हो गई किसकी भैया, आपसे बात हो गई मेरी एसिड के विषय में। किसके विषय में बात हुई भैया, एसिड के विषय में, कि एसिड का इक्विवेलेंट वेट आप लोग कैसे निकालेंगे। ये बात आपसे किसके विषय में हुई भैया, एसिड के विषय में हुई, कि आप लोग एसिड का इक्विवेलेंट वेट किस तरह से निकालेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हैरानी हो तो बताइए। ओके, नहीं आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब मान लीजिए आपको जो अगला कंपाउंड दिया है वो उन्होंने दे दिया बेस। उन्होंने क्या दे दिया अगला कंपाउंड, की बेस का इक्विवेलेंट वेट बताइए। पर अभी क्या नहीं गिवन है, रिएक्शन आपकी नहीं दी गई है, अभी भी आपकी रिएक्शन नहीं दी गई है। अभी आपकी जो रिएक्शन है वो नहीं दी गई है। तो इक्विवेलेंट वेट जो बेस का होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट। उसकी डिफिनीशन क्या होगी भैया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एसिडिटी। डिवाइड बाई किससे भैया, एसिडिटी से। ठीक है, बेस का जो आपका इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट, उसको डिवाइड कर दीजिए एसिडिटी से। किससे डिवाइड कर दीजिए भैया, एसिडिटी से। उसको हम लोग एसिडिटी से डिवाइड कर देते हैं। उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं भैया, एसिडिटी से डिवाइड करते हैं। जो भी आता है उसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास बेस का इक्विवेलेंट वेट है। अब बात आ गई कि एसिडिटी कैसे कहते हैं। तो एसिडिटी का मतलब होता है किसी भी बेस के द्वारा कितने OH माइनस दिए जा सकते हैं या कितने OH प्लस लिए जा सकते हैं। कितने OH माइनस दिए जा सकते हैं या कितने H प्लस लिए जा सकते हैं। तो एसिडिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ OH माइनस गिवन या H प्लस टेकन, वो भी कब, पर मॉलिक्यूल। इस बात को याद रखिए, एसिडिटी का फार्मूला क्या होता है, किसी भी बेस के द्वारा कितने OH माइनस दिए जा सकते हैं या कितने H प्लस लिए जा सकते हैं। बेस में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, कोई भी बेस लिखा उसके पास जितने OH दिखें वही उसकी एसिडिटी होती है। इसके इक्विवेलेंट वेट में कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिख के दिखाऊं, यहाँ तक लिख लीजिए भैया, लिख गया। ओके, जैसे आपके सामने यहाँ पे मैंने बेस लिखा है कोई और इधर उसका इक्विवेलेंट वेट लिखना है। जैसे हमारे पास लिख गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो मॉलिक्यूलर वेट एम्स को मान लेता हूँ। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना OH दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो एसिडिटी है वो 1 होगी। तो इसको 1 से डिवाइड कर दिया। इसको किससे डिवाइड कर दिया भैया, 1 से डिवाइड कर दिया। इसकी एसिडिटी हमको 1 दिख रही है तो इसको मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मैंने लिख दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH दिख रहे हैं, 1, तो इसका भी इक्विवेलेंट वेट m/1 हो जाएगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो इसको m/2 लिख दिया। अब मैंने लिख दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में आपको कितने OH दिख रहे हैं, 2, तो इसको m/2 कर देंगे। मान लीजिए मैंने लिख दिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। इसमें कितने OH दिख रहे हैं, 3, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट m/3 हो जाएगा। तो बेस के केस में इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए किसी भी तरह के बैलेंस फैक्टर में कोई एक्सेप्शन है नहीं। जितने OH दिखे उससे उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर देना, तो जो बचेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। आपको एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने सिखा दिया, बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा दिया। अब आ गया आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है सॉल्ट का, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तक आप लिख लीजिए। लिख गया, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसी सॉल्ट का, किसका निकालना है भैया, सॉल्ट का। तो सॉल्ट का निकालने के लिए तरीका वही होगा कि मॉलिक्यूलर वेट उस सॉल्ट का डिवाइड बाई टोटल प्लस कितना उसके पास प्लस चार्ज है अथवा टोटल माइनस चार्ज, किसी एक चार्ज से डिवाइड कर देना। अगर कोई सॉल्ट लिखा है तो अगर उसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका क्या निकालना है भैया, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो आपको सीधा सा क्या करना है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करना है कि जो सॉल्ट दिया उसमें टोटल H प्लस कितना है या फिर टोटल माइनस चार्ज कितना है। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल लिख के दिखाऊं, जैसे मैंने यहाँ इधर लिख दिया सॉल्ट और इधर लिख दिया इक्विवेलेंट वेट। मान लीजिए हमने NaCl लिख दिया। अब हमको NaCl में पता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट m मान लेता हूँ। अब हमको नीचे डिवाइड किससे करना है, टोटल प्लस या फिर टोटल माइनस से। अब हमको पता है NaCl लिखा तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस से, तो इसके पास टोटल प्लस 1 है, टोटल माइनस 1 है, किसी एक को लिख देना है। तो 1 से डिवाइड कर दिया, प्लस को मान लीजिए आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आपने लिख दिया मैग्नीशियम क्लोराइड।
अब मैग्नीशियम क्लोराइड में सबको पता है ये टूटेगा कैसे, Mg+2 और Cl माइनस में 2 मोलिक्यूल, तो Mg+2 और 2 Cl है, एक Cl पे माइनस है तो 2 Cl मिलके कितने माइनस कर देंगे, 2 माइनस बना देंगे। तो इसको या तो 2 माइनस वाला डिवाइड करो या प्लस वाला, किसी एक चार्ज से डिवाइड करना है, और चार्ज को माइनस में कभी नहीं लिखना, उसको हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, टोटल प्लस वाला मैग्नीट्यूड या टोटल माइनस वाला मैग्नीट्यूड। यहाँ तक लिखिए, मैं और लिखाता हूँ आपको, सॉल्ट लिखा है यहाँ तक, ओके। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया सोडियम सल्फेट, अब इसका इक्विवेलेंट वेट मैंने लिख दिया m/2। अब जिनके समझ में नहीं आया कैसे, देखिए जिस दिन ये टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा, Na+ के 2 मॉलिक्यूल और SO4 के -2 का 1 मॉलिक्यूल। तो अगर हमको टोटल प्लस लिखा तो 2 है Na और एक Na पे प्लस है, तो आपके पास 2 प्लस हो जाएंगे, और माइनस लिखना है तो सल्फेट पे कितना माइनस चार्ज है, -2 है, तो किसी एक से डिवाइड कर देना है, यहाँ तक लिख लीजिए। मान लीजिए कल के दिन मैंने कहा कि आप सॉल्ट मुझको इक्विवेलेंट भेजिए ग्लूबर सॉल्ट का, किसका लिख के दीजिए भैया, ग्लूबर सॉल्ट का। मैंने कई बार बताया कि इसका आप फार्मूला याद रख लीजिए, ग्लूबर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है Na2CO3.10H2O। अब देखिए ग्लूबर सॉल्ट में वाटर को कभी भी तोड़ना नहीं है आपको, वाटर को भूल जाइए क्या है, बचा ये। अब इसको हम जब भी तोड़ेंगे तो ये Na+ के 2 मॉलिक्यूल और कार्बोनेट के -2 पे 1 मॉलिक्यूल देगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, m/2, क्योंकि इसके पास टोटल प्लस कितना है 2 या टोटल माइनस कितना है 2, तो मॉलिकुलर वेट मान लिया m और उसके इक्विवेलेंट वेट से टूटा तो कितना आ गया 2। इसका लिख लीजिए इक्विवेलेंट वेट, यहाँ तक नोट करिए, तो मैं आगे आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ें और। लिख लिया यहाँ तक, ओके। चलते हैं आगे। अब मान लीजिए मैंने कहा कि आप मुझको कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखा दीजिए, किसका भैया, कैल्शियम फास्फेट का। तो फार्मूला होता है Ca3PO4 का होल टॉइज, ये होता है कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से कैल्शियम +2 के 3 मॉलिक्यूल और फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल आएंगे, एक फास्फेट पे -3 चार्ज होता है। अब देखिए अगर मैं इसको इक्विवेलेंट वेट निकालूँ तो इस पूरे का मैं मान लेता हूँ मॉलिकुलर वेट है m, तो ये m हो गया। अब डिवाइड करना है टोटल प्लस या टोटल माइनस, टोटल प्लस देखेंगे तो 3 2 जा 6 और टोटल माइनस देखेंगे तो वो भी 6, तो किसी एक 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आपके पास ये आ गया, लिख लीजिए यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं, ओके। मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि एल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट लिख के दिखा दीजिए। एल्युमिनियम सल्फेट ये होता है, तो एल्युमिनियम सल्फेट का मैं मॉलिकुलर वेट मान लेता हूँ m है। तो अब इसको डिवाइड कर दिया मैंने 6 से, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट 6 आएगा। जिनको समझ में नहीं आया तो देखो, जब इसको ब्रेक करोगे तो ये टूटेगा Al+3 के 2 मॉलिक्यूल और सल्फेट के 3 मॉलिक्यूल जिस पे -2 चार्ज होता है। देखिए 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 से डिवाइड किया, इसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए आपको कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ m/2 होगा। आप समझ लीजिए, अगर समझ में आए तो बताइए, मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लीजिए यहाँ तक। मान लीजिए आपको लिखना है कॉपर सल्फेट .5H2O का, तो ये भी एक सॉल्ट है, तो इसका m/2 होगा। क्यों, क्योंकि वाटर की बात करते नहीं, मैंने पहले बता दिया, और ये बचा तो ये सेम चीज़ है, तो ये Ca+2 और SO4 -2 में टूटेगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट ये हो गया। लिख लीजिए यहाँ तक, जब लिख जाए तो बता देना। अब देखिए भैया, इसके बाद की बात करते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि एलम का आप लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल के दे दीजिए, किसका भैया, एलम का। तो एलम का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइज .24H2O ये एलम का फार्मूला होता है। इसका इक्विवेलेंट वेट मैं पहले लिख देता हूँ, मान लेता हूँ इस पूरे कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट है m, तो मॉलिकुलर वेट m हो गया, वो आप निकाल लेना, और इसका बैलेंस फैक्टर आएगा 8। इसको लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ कैसे आएगा। वाटर की आप बात करेंगे नहीं, अब इसको तोड़ेंगे तो K+ के 2 मॉलिक्यूल प्लस का सल्फेट -2 निकलेगा, 1 मॉलिक्यूल। एल्युमिनियम को तोड़ेंगे तो एल्युमिनियम टूटेगा 2 मॉलिक्यूल Al+3 के और 3 मॉलिक्यूल सल्फेट -2 के। अब हमको टोटल प्लस या टोटल माइनस लेना है। देखिए प्लस की बात करें तो प्लस का 2 यहाँ से आ जाएगा और 3 दूनी 6, तो यहाँ से प्लस का 6 आ जाएगा, टोटल प्लस कितना आ गया 8, इसलिए इसको मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। किसी भी कंपाउंड का टोटल प्लस या टोटल -4 से सॉल्ट के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालते समय डिवाइड कर देते हैं।
लिख लीजिए यहाँ तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमको इक्विवेलेंट वेट इसका लिखना है, पोटेशियम फेरोसाइनेट का, पोटेशियम फेरोसाइनेट। अब इसका इक्विवेलेंट वेट मैं M/4 लिख देता हूँ। अब आप लोग समझिए, इसका पूरे का मोलिकुलर वेट M हो गया। मैंने जब आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था तो समझाया था इस चीज़ को कि ये हमेशा जो ब्रैकेट के बाहर होगा वो चीज़ ब्रेक होगी और ब्रैकेट के अंदर वाला कभी भी ब्रेक नहीं होता है। FeCN6 माइनस का 4 रहेगा, माइनस का 4। तो अब देखिए टोटल प्लस ले लीजिए 4 आ रहा है, टोटल माइनस ले लीजिए तो 4 आ रहा है। ये इस तरह से ब्रेक होगा ना, जब इसको इक्वस में डालेंगे, बाहर वाला पार्ट एक साथ आ जाएगा और ब्रैकेट वाला एक साथ आ जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा M/4। यहाँ तक लिख लीजिए भैया। तो आपको मैंने एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे और सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, इस चीज़ों को बता दिया है। ठीक, लिख लीजिए यहाँ तक। एक तरह के और कंपाउंड आपके होते हैं जिन्हें आप लोग आयन बोलते हैं। तो अगर आपको आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका भैया, आयन का, तो उस आयन को मोलिकुलर वेट या आयनिक वेट से डिवाइड करना है। किसको, उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज को, उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज से डिवाइड कर देना है। अगर आप किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, अगर आप किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो याद रखिएगा मोलिकुलर वेट या आयनिक वेट को उसके चार्ज से डिवाइड कर देना। मान लीजिए यहाँ एक तरफ आपने कोई आयन लिख लिए, मैं अगले पेज में चलता हूँ। मान लीजिए एक तरफ आपने आयन लिख लिया, क्या लिख लिया भैया, आयन, और एक तरफ आपने इक्विवेलेंट वेट लिख दिया। देखिए किस तरह से निकालेंगे हम लोग। जैसे हमने आयन लिखा Na+ को, किसको लिखा भैया, Na+। अब इसका इक्विवेलेंट वेट Na का जो भी मोलिकुलर वेट हो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। Na का आपको पता होता है 23 होता है। अब इस पर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट वेट ये आ जाएगा। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम +3, तो मोलिकुलर वेट M मान लेता हूँ, कितना चार्ज है, 3, तो इसके पास ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। अगर आप नाइट्राइड की बात करें तो एजाइड, तो N-3, तो N का जो भी मोलिकुलर वेट हो वो लिख देना है। और ये बताइए इस पे चार्ज कितना है, 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कार्बोनेट का आपको लिखने को कह दिया जाए, तो कार्बोनेट का जो भी मोलिकुलर वेट आए और उस पर चार्ज 2 चार्ज है तो 2 से डिवाइड कर दिया। लिखिए यहाँ तक। मान लीजिए कल के दिन उसने कह दिया कि आप लोग सल्फेट का निकाल के दिखा दीजिए, तो सल्फेट का मोलिकुलर वेट और उसके ऊपर चार्ज, क्योंकि आयन की तरह लिखा है। मान लीजिए क्लोरीन का बोल दिया तो मोलिकुलर वेट और उस पर प्रेजेंट चार्ज, आयोडीन का बोल दिया तो मोलिकुलर वेट और उसके उपस्थित चार्ज। तो आज हमने किसी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं अगर रिएक्शन नहीं दी जाती, उस चीज़ों की बात की कि एसिड का कैसे निकालेंगे, बेस का कैसे निकालेंगे, सॉल्ट का कैसे निकालेंगे और आयन का कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किसी कंपाउंड में रिएक्शन नहीं दी गई है और उसी कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट नहीं निकालना, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किस तरह से निकलेगा। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किस तरह निकलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस विषय पे बात करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।